एवरीवन, दिस इज़ द बॉय नमन गुप्ता। और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर. In 75% of the cases, it is inherited as a autosomal dominant trait, but in the remaining cases, it is inherited as a autosomal recessive trait. What happens in hereditary spherocytosis? So, in normal RBCs, they are sickle. Normal RBCs are biconcave in shape and they are highly deformable. Now what's the meaning of deformable? डिफॉर्मेबल का मतलब ये होता है कि जब वो कैपिलरीज स्मॉल कैपिलरीज से पास करेंगे तो वो इजीली मोल्ड हो सकते हैं, यानी कि अपना शेप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं और कैपिलरीज से पास कर सकते हैं। और ये जो फीचर होता है आरबीसीज का वो क्यों होता है? बिकॉज दे हैव अ मेम्ब्रेन स्केलेटन प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। जैसे यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है सारा, ये स्केलेटल मेम्ब्रेन का स्केलेटन है जो कि आरबीसी को एक फ्लेक्सिबल शेप प्रोवाइड कर सकता है। अपन कह सकते हैं फ्लेक्सिबल शेप प्रोवाइड करता है। तो ये जो मेम्ब्रेन स्केलेटन होता है ये किस किस का बना होता है? ये सबसे मेन तो बना होता है स्पेक्ट्रिन प्रोटीन का। ये क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि ऐसे डाइमर के फॉर्म में हेलिकल स्ट्रक्चर बना के रखती है। अब इसके दो एंड होते हैं, एक होता है इसका हेड एंड और एक होता है इसका टेल एंड। तो इसका जो हेड एंड रहता है यहाँ पे क्या करती है, डाइमर रहती है, ये एक दूसरे से बॉन्ड बनाती है और टेट्रामर फॉर्म करती है। और ये हेड एंड कनेक्टेड होता है एनकाइरिन प्रोटीन से। वैसे ही एनकाइरिन 4.2 प्रोटीन से जुड़ता है और ये जाके जुड़ता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बैंड 3 से। अब जो इसका टेल एंड रहता है ये किससे जुड़ा हुआ रहता है? एक्टिन प्रोटीन से, जो कि जुड़ा हुआ रहता है हमारा 4.1 प्रोटीन और ग्लाइकोफोरिन ए प्रोटीन, जो कि अपना सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अब हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में क्या होता है? जो इसका हेड एंड पे जो प्रोटीन्स रहते हैं इसमें होता है म्यूटेशन और दूसरा हमारा स्पेक्ट्रिन प्रोटीन होता है जिसमें होता है म्यूटेशन। अब ये म्यूटेशन कैसा होता है? या तो पॉइंट शिफ्ट म्यूटेशन या तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, या फिर जो वो रहता है स्टॉप कोडॉन वो ऐड हो जाता है इसके प्री टर्म पे। हमारे पास कोई भी प्रोटीन नहीं बनता इनमें से। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि थोड़ा अमाउंट अच्छा बनेगा और थोड़ा मतलब मिस सेंस वाला, पूरा प्रोटीन ही एब्सेंट होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है? अब अगर यहाँ पे एक प्रोटीन नहीं है तो ये जो मेम्ब्रेन का स्केलेटन है ये पूरा सही से बन नहीं पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो आरबीसी है वो कम डिफॉर्मेबल होगा, लेस डिफॉर्मेबल यानी कि फ्लेक्सिबल कम होगा। तो जैसे ही ये कैपिलरी से पास करेगा तब देखो कुछ चीज़ें जो इजीली पास नहीं कर पाएगी कैपिलरी से, तो उस तो उसमें थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन होगा। अब डिस्ट्रक्शन होगा तो उससे क्या होगा? उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो टूटेगी और बाहर आएगी। अब इस वजह से क्या होगा? धीरे धीरे सेल मेम्ब्रेन छोटी होती जाएगी पर साइटोप्लाज्म तो उतना ही रहेगा। अब उसी अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म को एक्यूमुलेट करने के लिए जिसकी सेल मेम्ब्रेन कम हो चुकी है तो उसको सबसे छोटा शेप लेना पड़ेगा जो कि स्फेरिकल शेप होता है। तो आरबीसी स्फेरिकल शेप में आ जाएगी। अब जब सेल मेम्ब्रेन अपनी मेम्ब्रेन लूज़ करेगी तो उसके साथ में वाटर और H2O भी लूज़ होएगा। अब अगर वाटर और H2O लूज़ हुआ साइटोप्लाज्म में तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब अगर हर सेल आरबीसी के अंदर रिलेटिवली हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो हमारा ओवरऑल एमसीएचसी इंक्रीज हो जाएगा। अब जब हमारा स्प्लीन में जब हमारे ये वाले आरबीसी आते हैं, कौन से? स्फेरिकल आरबीसी जो कि कम डिफॉर्मेबल है, जब ये आते हैं तो ये इजीली ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि हमारी स्प्लीन की कैपिलरीज तो और छोटी छोटी होती है। हमारी वो जो जो हमारी स्प्लीनिक कॉर्ड होती है उसमें तो आर उसकी वो तो और छोटी होती है, तो उसमें आरबीसी इजीली ट्रैप हो जाते हैं और वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे मैक्रोफेजेस। तो ये आरबीसी जल्दी जल्दी क्लियर होते जाते हैं। इससे क्या होता है? हमारे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है और उसकी लाइफ स्पेन जो एवरेज 120 डेज़ की होती है वो कितनी 10 to 20 डेज़ की ही हो जाती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये इनहेरिट कैसे होता है। जब ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट में होता है तब क्या होता है? हमारे पास दो जीन रहते हैं जो कि प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब क्या होता है? अगर एक जीन में म्यूटेशन हो गया
तो वो जीन तो बिल्कुल प्रोटीन बनाना बंद कर देगा। पर जो हमारा दूसरा जीन है वो हमारा नॉर्मल रहता है, तो नॉर्मल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, पर वो इतना ज़्यादा उसको कंपनसेट नहीं कर पाता है। तो ओवरऑल हमारी एक प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिस वजह से हमारे में बहुत सारे आरबीसी स्फेरिकल शेप के हो जाते हैं। बट बिकॉज नॉर्मल प्रोटीन बहुत सारे आरबीसी में बनता है बिकॉज ऑफ वन नॉर्मल जीन, तो सारे आरबीसी पे इफेक्ट नहीं आता है। अब अगर ये तो था हमारा जब एक जीन इफेक्ट होगा, अब क्या हो सकता है कि दो जीन एक साथ इफेक्ट, मतलब दो जीन एक साथ इफेक्टेड हो, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड हाइड्रोजाइगोसिटी। इसमें क्या होगा, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्राजेनिक और एक होता है इंटरजेनिक। इंट्राजेनिक में क्या होता है, जैसे हमारा इसमें दोनों प्रोटीन इफेक्ट हो, दोनों एक जैसे प्रोटीन इफेक्ट होते हैं पर दोनों में म्यूटेशन अलग अलग होता है। जैसे हमारे स्पेक्ट्रिन का प्रोटीन है, तो दोनों म्यूटेशन जो हुए हैं वो स्पेक्ट्रिन के जीन में ही हुए हैं। वो म्यूटेशन अलग अलग है पर म्यूटेशन हुए दोनों स्पेक्ट्रिन के जीन में ही है। और जो इंटरजेनिक हाइड्रोजाइगोसिटी, इसमें क्या होता है, दो अलग अलग प्रोटीन में म्यूटेशन होते हैं। एक स्पेक्ट्रिन प्रोटीन में म्यूटेशन हो गया और दूसरा हमारा एनकाइरिन प्रोटीन में म्यूटेशन हो गया। ऐसा होता है कंपाउंड हाइड्रोजाइगोसिटी में। अब इसमें सीवियरिटी किसकी ज़्यादा होगी, इंट्राजेनिक की कि इंटरजेनिक की? तो इंटरजेनिक की सीवियरिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें दो प्रोटीन म्यूटेशन है, तो पूरा स्केलेटन ही कोलैप्स कर जाएगा। और यहाँ पे एक प्रोटीन में ही म्यूटेशन है, तो इस वजह से ये बेनिफिशियल नहीं कह सकते, इसकी सीवियरिटी कम होती है। अब माइक्रोस्कोपिकल फाइंडिंग्स हमको क्या मिलेगी हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में, तो सबसे पहले तो हमको स्फीरोसाइट दिखेंगे, यानी कि स्फेरिकल आरबीसीज। स्फेरिकल आरबीसीज, अब एक बात याद रखनी है कि पैथोग्नोमिक नहीं होते। पैथोग्नोमिक का मतलब क्या होता है कि ये डायग्नोसिस का क्राइटेरिया नहीं है कि जैसे कि हमने स्फीरोसाइट देखे और सीधे इसको हमने हेरिडिटरी स्फीरोसाइट बोल दिया, नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑटो ह्यूमन हिमोलिटिक अनीमिया में भी दिखते हैं। तो हमारे पास अगर स्फीरोसाइट दिखते हैं तो इसकी दो पॉसिबिलिटी, या तो ऑटो ह्यूमन हिमोलिटिक अनीमिया है या फिर हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस है। उसके बाद जो स्फीरोसाइट होते हैं कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं और इसमें सेंट्रल पेलर बिल्कुल भी एब्सेंट नहीं प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि हम आपको याद करिए हमने क्या पढ़ा था कि इसमें H2O और का लॉस होता है, H2O और पोटेशियम का, तो इस वजह से MCHC बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है, बोन मेरो में हाइपरप्लेजिया होता है, आरबीसी प्रिकर्सर बढ़ जाते हैं। वही हीमोलिटिक अनीमिया होगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए आरबीसी प्रिकर्सर ज़्यादा प्रोलिफरेट करेंगे आरबीसीज को बनाने के लिए। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, माइल्ड स्प्लीनोमेगेली। स्प्लीनोमेगेली यानी कि स्प्लीन का साइज बढ़ेगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि स्प्लीन के अंदर आरबीसीज एंट्रेप होंगे और मैक्रोफेजेस भी के नंबर भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, क्योंकि आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा है। दूसरा एनीमिया। एनीमिया किस तो हो गई सही, क्योंकि हीमोग्लोबिन अपने आरबीसीज कम है। और कैसा अनीमिया रहेगा, माइल्ड टू मॉडरेट रहेगा। जॉन्डिस होगा, माइल्ड होगा। जॉन्डिस क्यों होगा? क्योंकि आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, कौन सा, अनकॉन्जुगेटेड वाला। उसके बाद गॉल स्टोन, अगेन ड्यू टू एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस गॉल स्टोन, पिगमेंटेड गॉल स्टोन प्रेजेंट होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की। इसके दो तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ए प्लास्टिक क्राइसिस या फिर हीमोलिटिक क्राइसिस। ए प्लास्टिक क्राइसिस में क्या होगा, पार्वो B19 वायरस इन्फेक्ट कर जाएगा। अब पार्वो B19 वायरस इन्फेक्ट करेगा, किस पे करेगा, आरबीसी प्रीकर्सर पे। अब आरबीसी प्रीकर्सर्स के नंबर कम हो गए हैं, तो पहले ही हमारे पास इतना वर्कलोड है, आरबीसी कम है, तो उसको प्रोड्यूस करने का आरबीसी प्रीकर्सर पे उनके नंबर और कम हो जाएंगे। तो हमारा क्या होगा, आरबीसी के नंबर सिग्निफिकेंटली कम हो जाएंगे, तो हमारा अप्लास्टिक क्राइसिस हो जाएगा। दूसरा क्या है, हीमोलिटिक क्राइसिस। ये क्या होगा, ड्यू टू इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस विच इज़ एन इन्फेक्शन बाय एप्स्टीन वायरस। इसमें क्या होता है कि हमारा स्प्लीन हाइपर फंक्शन करता है। अब स्प्लीन हाइपर फंक्शन करेगा तो उसके अंदर जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारे हीमोलिसिस का क्राइसिस हो गया, यानी कि हीमोलिटिक क्राइसिस हो जाएगा।